इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम ये जो डीएनए है, यहाँ पे जो आपको क्या दिख रहा है, ये जो डीएनए आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसके भी जेनेटिक लेवल पे जाके बात करेंगे कि ये कैसे बना हुआ है, आखिर इसका एक्शन कैसे परफॉर्म होता है। अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हैं तो कौन सा बॉन्ड है, कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है इसके पास कितने हैं, 2 हैं, ये बताई थी मैंने आपको बात, ठीक है। तो इन 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में अगर हम एक को निकालें, एक को निकालेंगे तो इसमें और भी ढेर सारे यूनिट्स हैं, उस एक यूनिट को हम लोग न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और इसके जब कंपोनेंट्स हम देखना स्टार्ट करते हैं तो इसके कंपोनेंट्स के तौर पे मैंने आपको बोला था, यूपी की पार्टी है बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, बीएसपी याद रखेंगे एग्जाम के लिए। तो बीएसपी बेस याद रहेगा तो नाइट्रोजनस लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहला जो है यहाँ पे दैट इज नाइट्रोजनस बेसिस, देन शुगर, फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है यहाँ पे अवेलेबल, ठीक है। अब इसमें भी नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको 4 नाइट्रोजनस बेसिस बताए थे, विच आर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। जब आरएनए आएगा तो सब सेम होंगे, बस थाइमिन को उठा के मैं यहाँ पे क्या करूंगी, यूरासिल का नाम लिख दूंगी, ठीक है। और ये डायग्राम काफी अच्छा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है कि अगर ये इसको रेड कलर दे रहा है, इसको पिंक कलर दे रहा है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि इन दिस डायग्राम एडेनिन बाइंड्स विथ थाइमिन। तो मैंने आपको एक चीज ऐड करी थी कि एडेनिन ऑलवेज बाइंड्स विथ थाइमिन विथ डबल बॉन्ड। यस मैम। अपनी मर्जी से, ऐसा नहीं आप बोले नहीं हमारा डबल बॉन्ड लिखने का मन नहीं कर रहा, हम एक ही यहाँ पे लकीर लगाएंगे, तो गलत हो जाएगा वो, ठीक है। और क्यों यहाँ पे शुगर फॉस्फेट का बैकबोन दिया गया है, बैकबोन बोला जा रहा है, वो जब हम लोग इसके डिटेल स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ठीक है। बहुत छोटी सी बात मैंने आपको समझाई थी। उसके बाद देन जब हम लोग आगे मूव करते हैं तो यहाँ हम लोगों के पास कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस है जो मैंने आपको पिछली क्लास में दिया था, ठीक है। पेज तो मैंने चेंज करा है बट यहाँ पे शो क्यों नहीं कर रहा है, आपको डीएनए वाला ही पेज दिख रहा है, देखती हूँ। डीएनए जो क्या है, अब जा रही है आवाज आप लोगों को, है ना? यस मैम। आवाज जा रही है कोई भी? यस हाँ ठीक है। मैम। देखिए तो ये हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट कर रहे हैं। और ये जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है बोर्ड एग्जाम में क्या बोल रहे हैं, नो मैम, लैग कर रहा था, वही हम बोल रहे थे कि बीच बीच में कट हो जा रहा है। अब जा रही होगी आवाज क्लियर, है ना? अब ठीक है। यस मैम। हाँ वो दूसरा डिवाइस कट जा रहा है ना, तो आपको लग रहा है कि आवाज नहीं जा रही है, इसका झंझट ही होता है। देखिए तो यहाँ पे क्या है, ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अंदर से तो बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले जा सकते हैं, उसकी तो खैर कोई गिनती ही नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे टॉपिक क्या कर रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि why are we using the term packaging for this topic। हम कुछ और भी यूज कर सकते थे बट हम यहाँ पे पैकेजिंग क्यों बोल रहे हैं। पैकेजिंग तो हम तब यूज करते हैं ना जब हमें किसी चीज को
क्या करना हो, कॉम्प्रेस करके छोटी सी जगह में सेट करना होता है या नहीं, है ना। हम लोग उसी टाइप की चीजों के लिए क्या करते हैं, पैकेजिंग वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोला जा रहा है बिकॉज डीएनए इज द जायंट मॉलिक्यूल। ये जो डीएनए है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है, डीएनए क्या है, एक जायंट मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज जो है लाइफ साइंस में वो ये है कि ये पूरा का पूरा डीएनए कैसे एक न्यूक्लियस के अंदर कॉम्प्रेस होके बैठा हुआ है, इसकी पढ़ाई हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। और बेसिक अगर हम लोग देखना स्टार्ट करें तो डीएनए के बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ये क्या है, कि ये मोस्ट एबंडेंट जेनेटिक मटेरियल है जो पूरे नेचर में पाया जाता है। यस। अब हम लोग यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है। इस पैकेजिंग ऑफ डीएनए में और हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो डीएनए है, ये जो क्या है, डीएनए अवेलेबल है हम लोगों के सामने, ठीक है। कोई सी भी डीएनए की फोटो उठा लेते हैं ताकि आपको वो फील आता रहे कि हाँ हमें समझ आ रहा है ना। देखिए, एक डीएनए के स्ट्रैंड को, क्या बोला मैंने, एक डीएनए के स्ट्रैंड को अगर आप क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो ये 2 मीटर्स लेंथ तक जाएगा। कितना जाएगा, 2 मीटर्स 2 लेंथ मीटर। तक जाएगा। तो ये चौंकाने वाला डेटा है या नहीं है ना। एक बार को तो सोच के आपका दिमाग घूमने लगेगा, आप सोचेंगे अच्छा 2 मीटर्स, ये क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे आपको दिया जा रहा है, जो मैं लिख देती हूँ कि फिलहाल मैंने सोचा कि नहीं, पहले मैं ये भी तो समझाऊं कि ये क्या है, यहाँ पे ऐसे कॉइल्ड फॉर्म में अगर अवेलेबल है, चलिए इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं हटा देती हूँ, ये तो अच्छा मिल गया बहुत, ठीक है। कुछ तो दिख रहा है ना एटलीस्ट, हाँ तो लिखा हुआ भी दिखने लगा, चलिए ठीक, ये इसी की पैकेजिंग सीख रहे हैं। इसको अगर आप सीधा करेंगे, इस डीएनए को क्या करेंगे, अगर आप सीधा करते हैं, स्ट्रेट करते हैं, अभी कैसे है, ऐसे सुपर कॉइल्ड फॉर्म में है, और आप जब क्या करते हैं, इसको पकड़ के सीधा करते हैं, ठीक है। तो डीएनए के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोग लिख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि इसकी कितनी सुपर 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 कॉइलिंग हुई है ना। तो यहाँ पे इफ, मेरे साथ साथ लिख लीजिए, इफ DNA, if DNA is stretched, मतलब आप इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। अगर आप इसको क्या करें, स्ट्रेच करें, स्ट्रेच्ड आउट वुड फॉर्म वेरी थिन थ्रेड, बहुत ही पतला एक थ्रेड निकलेगा उसमें से, थिन थ्रेड, ठीक है। अब लेंथ की बात करते हैं। अब ये देखिए क्या है यहाँ पे, अबाउट 6 फीट, अबाउट 6 फीट कितना होता है पता है ना आपको, जैसे कोई बंदा है 6 फीट का, कितना लंबा होता है वो। और ये एक डीएनए की बात करी जा रही है, तो आप ये लगा लीजिए कि जब आप अपने पूरे बॉडी की बात करेंगे फिर क्या होगा, है ना। पूरा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये, यानी कि लेंथ कितनी, ये 11th में भी ये डेटा दिया था आपके पास, थोड़ा सा एक ब्रैकेट में लिखा होता है, यानी कि 2 मीटर्स लॉन्ग। तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ पैकेजिंग ऑफ दिस डीएनए,
तो आप उसको समझाइएगा उस पर्सन को कि अगर हम एक डीएनए को देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो एक डीएनए के साथ क्या है, क्या दिक्कत है, इसकी लेंथ 2 मीटर तक जा रही है, मतलब 6 फीट तक ये क्या कर रहा है, अपने लेंथ को शो करने का काम कर रहा है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इसको एक छोटे से एक तो बेचारा जो, अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि ये रस्सी 6 फीट की है तो क्या ये रस्सी ऐसा थोड़ी कि सुई के जैसा जो आपको नजर नहीं आएगा, दिखेगा, है ना। लेकिन 2 मीटर की लेंथ को एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के भी न्यूक्लियस के अंदर बिठाना कितना बड़ा टफ टास्क है, तो आप समझ सकते हैं। ऐसे समझिए, कभी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आपको इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, आपको ये बात यहाँ पे समझ आ रही होगी कि कैसे जब आप यहाँ पे इसको क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रेस करके और इसको आप सेट कर रहे हैं, इसको आप बोल रहे हैं कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए इतनी ही जगह अवेलेबल है, तुमको यहीं पे जाके सेट हो जाना है, ठीक है। अब ये तो रही डीएनए की बात। अब डीएनए इतना आसान तो है नहीं। इस डीएनए के साथ साथ अभी बार बार मैं डीएनए रिपीट कर रही हूँ, डीएनए का जिक्र कर रही हूँ, मैंने एक बार भी क्रोमोसोम नहीं बोला अभी तक। क्रोमोसोम तो तब बनेगा ना जब डीएनए के साथ की कुछ प्रिपरेशन जो है उसको हम लोग पूरा करें, ठीक है। यस मैम। जिसकी वजह से मैं यहाँ पे डीएनए 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 तो बोल रही हूँ, बट मैंने यहाँ पे क्या नहीं बोला, मैंने यहाँ पे एक बार भी क्रोमोसोम का जिक्र नहीं किया है। जिन बच्चों ने बायोमोलिक्यूल्स नहीं कराया है, मेरे ख्याल से मैं पता नहीं कितनी बार आपको बोल चुकी हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए मेरी वॉइस सब जा रही होगी क्लियर, उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल से इको साउंड जा रहा होगा। मैम अभी भी इको आ रहा है। अच्छा एक मिनट, आप ठीक है? यस मैम। हाँ देखिए, तो इसी के रिगार्डिंग जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो लिख लीजिए कि जब आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए को यहाँ पे आगे लिखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या लिख सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ डीएनए के रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे एक लाइन बताई है कि डीएनए को जब आप स्ट्रेच करते हैं, डेटा याद रखिएगा, ये डीएनए को जब आप स्ट्रेच करते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 मीटर्स लॉन्ग यहाँ पे एक बहुत ही फाइन थिन थ्रेड मिलता है। और आपके पास सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब यहाँ पे क्या है, आपको क्या करना है, उसको सेट करना है। किसके अंदर आपको भेजना है उसको, आपको उसको भेजना है एक न्यूक्लियस के अंदर। सेल जो कि खुद ही माइक्रोस्कोपिक है और आप उसको जबरदस्ती बोल रहे हैं कि नहीं तुमको तो सेल नहीं न्यूक्लियस के भी अंदर जाना है, ठीक है। तो ये बार बार 10 बार मैंने बोल दिया, तो अब मेरे ख्याल से आप लोग सबको याद हो गया होगा। अब मैं थोड़ा सा रफ वर्क करके एक और चीज समझाती हूँ, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। मैंने आपको बोला ये डीएनए है, जब इस डीएनए को आप, ये हिस्टोन प्रोटीन है, ये क्या है, हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन है। इस हिस्टोन प्रोटीन के साथ जब आप डीएनए को कंबाइन करते हैं, कैसे कंबाइन करेंगे, इस डीएनए के दोनों थ्रेड को एक मान लीजिए। एक मानने का क्या मतलब है, ये इसके चारों तरफ रैपिंग कर रहा है, ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रैपिंग कर रहा है, ठीक है। इसके रैपिंग करने के बाद ऐसे बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो यूनिट्स आपको दिख रहा है, मतलब एक हिस्टोन प्रोटीन, उसके चारों तरफ जितना ये डीएनए स्ट्रैंड लिपटा हुआ आपको दिखा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूक्लियोसोम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, 1 न्यूक्लियोसोम बोलते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक और फोटो अवेलेबल है, मैं दिखा देती हूँ आपको। क्या है, क्या सिखा रही हूँ मैं आपको, 1 न्यूक्लियोसोम। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसका चेन भी दिख सकता है, और एक न्यूक्लियोसोम अगर आप चाहें, एनसीईआरटी ने भी दिखा रखा है, वो भी फोटो आएगी इसमें। 1 न्यूक्लियोसोम को, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है, इसकी भी जितनी तारीफ करी जाए कम है। चलिए, ये भी सारे ही अच्छे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कोई भी बुरा है, इसमें से सारे ही बहुत अच्छे हैं। सब में से मुझे कुछ ना कुछ समझाने को मिलेगा। 1 2, इसमें से ये समझाने को मिलेगा मुझे कि कैसे एक दूसरा, जब आपको टर्न लेना है तो दूसरा आपको क्या मिलेगा यहाँ पे,
एक ऑक्टामर मिलेगा। यहाँ पे देखिए, इससे भी मुझे कुछ समझाने को मिलेगा। देन सारे डायग्राम्स अपने आप में अच्छे हैं। फिर क्या है, एक एनसीईआरटी का भी होना चाहिए था, बट चलिए कोई दिक्कत नहीं, बात तो वही है। फिर हम इसकी बात करते हैं ये, और एक ले लेते हैं हम लोग। बहुत ध्यान से समझिएगा, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, इसको अच्छे से कीजिए। तो इसका एमसीक्यू वाला बना लीजिएगा आप लोग। मुझे तो ये डायग्राम बेस्ट लगता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सुनते जाइए फटाफट। ये दिख रहा है आपको? अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको यस यहाँ पे जूम करती हूँ, ठीक है। थोड़ा लिखा हुआ ब्लर है, बट मैं बता दूंगी क्या लिखा हुआ है, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। हाँ नो मैम, देख रही ये है। देन ये भी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। एक एनसीईआरटी का मिलेगा तो वो भी लगा दूंगी, नहीं मिलेगा कोई बात। ये जो है ये हिस्टोन है। ऑक्टामर क्यों लिखा है? क्योंकि इसके पास 8 एमिनो एसिड्स होते हैं। 8 के लिए कौन सा वर्ड बोलते हैं केमिस्ट्री में? जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन लिखते हैं ऑक्टेन। तो ऑक्टेन बोलते हैं ना वहाँ पे 8 के यस लिए। मैम। इसमें लिखे हुए पे ध्यान मत दीजिएगा, मैं समझा दूंगी क्या है, ठीक है। और हाँ, ऑक्टा वर्ड जो है किसके लिए आता है? हाँ, ऑक्टा वर्ड जो है वो 8 के लिए आता है। किसके लिए आता है? 8 के लिए आता 8। है, ठीक है। सारे ही डायग्राम्स में से कुछ ना कुछ आपको यूनिक और स्पेशल सीखने को मिलेगा, ये चीज तो खैर है ही है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, सुनते जाइएगा मेरे साथ साथ। एक बार देख लो मैं, निकेत है या लीव कर गया। चलिए निकेत है, नेक्स्ट क्लास में अब एब्सेंट हुए ना तो फिर मैं आपके घर फोन करके पूछती हूँ, इसको आपने कौन सा पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम दे रखा है ना निकेत? मैं फिर पूछूंगी। यस मैम। चलिए अब देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला ये एक क्रोमोसोम है। हाँ ये क्या है? क्रोमोसोम है। क्या है? क्रोमोसोम है। मैं इसकी थिकनेस बढ़ा देती हूँ, ठीक है। क्या है ये? क्रोमोसोम है। आप जब कभी भी क्रोमोसोम के डिजाइन बोलती हूँ मैं साधारण भाषा में, अगर आपको सपने में क्रोमोसोम दिखे ना तो ऐसा दिखेगा, दिखेगा या नहीं दिखेगा? यस और नो? यस मैम। बात समझ आ रही मेरी? अगर आपको कभी ऐसा हो कि नजर आए क्रोमोसोम सपने में तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। यस मैम। तो इस क्रोमोसोम के एक पोर्शन को जूम किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? क्रोमोसोम के एक पोर्शन को जूम किया जा रहा है, ठीक है। जब इसको जूम किया जा रहा है तो क्या है, जब आप और दूर चले तो आपको पता चला अच्छा ये जो एक थ्रेड दिख रहा था, जब हमने इसको और बारीकी से देखा, जैसे कैसे कहते हैं चांद पे ऊपर जाइए तब पता चलेगा बहुत गड्ढे हैं उसमें, है ना। दूर से तो बहुत अच्छा दिखता है, आप जब और नजदीक गए तब आपको पता चला अच्छा यहाँ पे तो दूसरा ही ड्रामा था। ये क्या थी? सुपर कॉइलिंग थी। क्या थी ये? सुपर कॉइलिंग थी। अब इसको भी खोलिए, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने नोटिस करा होगा मैं एक ही लाइन को 10 बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद हो जाएगी हमेशा के लिए। अब जब एक कॉइल है, आप जब इसको भी ओपन कर रहे हैं, एक जो कॉइल है जब आप इसको भी ओपन कर रहे हैं तो आपको ये जो बंच दिख रहा है, एक जो गुच्छा दिख रहा है जिसको साधारण हिंदी में आप बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, मुझे आप ये बताइए कि जो ये बंच दिख रहा है आपको क्या लग रहा है इसमें? तो आप मेरे पास क्या आंसर देंगे कि हमें ये जो डायग्राम है ये देख के पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे बॉल्स ने मिलके एक यूनिट बनाई है। बहुत सारे बॉल्स ने क्या करा है? मिलके एक यूनिट बनाई है। अभी बेचारा 3D स्ट्रक्चर है, 8 के 8 कैसे दिखाए आपको? बात समझ रहे हैं? ये आपको टोटल यस 8 मैम। तो दिखा नहीं सकता यहाँ पे। और याद रखिएगा इस टोटल 8 के लिए इस फोटो ने एक बॉल बना दिया है। दिस वन बॉल, न्यूक्लियोसोम कोड जो लिख रहा है, दिस वन बॉल कैरीज 8 एमिनो एसिड्स। दिस वन बॉल कैरीज 8 एमिनो एसिड्स। ये क्या कर रहा है? 8 एमिनो एसिड्स को कैरी करने का काम कर रहा है। हाउ मेनी एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियोसोम? 8।
Why is the histone protein referred as histone octamer? Because it contains 8 amino acids. ठीक है, यस मैम, दोनों क्वेश्चन उल्टा करके मैंने बोल दिया यहाँ पे। तो यस मैम, इसको देख के आपको क्या लग रहा है कि बहुत सारे बॉल जैसे यूनिट्स हैं और इसके चारों तरफ ऊपर से ये देखिए चला आ रहा है, एक धागा है, ये पीछे जाके टर्न मारा होगा इसने, फिर ये टर्न मारा होगा और बैक से निकल के इधर गया, फिर ये क्या करेगा, अब इधर देखिए, मैंने बोला था ना सारे डायग्राम का कुछ ना कुछ रोल है। एक ही स्टोन है, उसके चारों तरफ लिपटा, ये लिपटा लिपटा गया, अब दूसरे बॉल को लपेटा इसने, ठीक है। तो ये जो एक यूनिट है यहाँ पे, दिस वन यूनिट इज वन न्यूक्लियोसोम। मेरी बात समझ आ रही है सबको? नहीं समझ आ रही है तो इंस्टेंटली अभी के अभी पूछ लीजिए, बाद में आपको दिक्कत आएगी। जब मैं आपको न्यूक्लियोसोम कैलकुलेशन करने को दूंगी, कितने अमीनो एसिड उसमें प्रेजेंट होंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछूंगी तो आपको दिक्कत आएगी। तो मेरे से आप पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं पे ऐसा लगे कि समझने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये क्या है, वन न्यूक्लियोसोम है, ये क्या है, वन न्यूक्लियोसोम है, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब ऐसा तो है नहीं कि डीएनए यही खत्म हो गया, डीएनए तो सिर्फ यहीं पे ओवर नहीं हो रहा है, इसकी स्टोरी तो यहीं पे ओवर नहीं हो रही है। ये देखिए डीएनए को, ये डीएनए तो चलेगा ना, ये डीएनए तो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आपके पास ये जो थ्रेड जो अवेलेबल है, ये चला इसके चारों तरफ कॉइलिंग करके, ऐसा थोड़ी कि काट के आपने खत्म कर दिया इसको। यहाँ पे डीएनए इज द जायंट मॉलिक्यूल ऑफ योर बायोस्फीयर। अकेला ये पूरी केमिस्ट्री को संभाल लेता है अपने अंदर, इतना याद रखिएगा। एक अकेला इकलौता जो डीएनए मॉलिक्यूल है, इसके अंदर पूरी केमिस्ट्री आप घुसेड़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी सिर्फ 12th लेवल पर ही करेंगे आप। आपके पास केमिस्ट्री में भी बायो मॉलिक्यूल है, बट आपको उतना ही पढ़ना है जितना आपके समझने लायक अभी क्षमता है आपकी, ठीक है। फिर इसके चारों तरफ कॉइलिंग हुई, फिर ये डीएनए गया, फिर इसके चारों तरफ कॉइलिंग गई, फिर ये डीएनए गया। मेरी बात समझ आ रही है? दैट मीन्स कि यस मैम, इट्स one nucleosome, its second nucleosome, its third nucleosome and so on। फिर क्या होता है, इसको इस वाले डायग्राम को मैंने लॉक किया था, एक और मैं चेक कर लूँ। हाँ लॉक है, देखिए। अब अगर मैं इसको यहाँ से रब करूँ, इसको अगर मैं यहाँ से क्लीन करूँ, तो एक और चीज मैं आपको सिखा सकती हूँ, यहाँ से हटाती हूँ, ठीक है। अगर आप बहुत दूर से देखें, कई बार होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि हम जब दूर से देख रहे थे तो हमें ऐसा अपीयरेंस दिख रहा था, बट वो ऐसा होता नहीं। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल साइंस में भी कई बार होता है कि बहुत सारी चीजों का हम लोग शेप देते हैं कि ऐसा दिखता है, जैसे एंटीबॉडी, जैसे एंटीबॉडी। मैं एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं एंटीबॉडी का। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, अंग्रेजी के किस अल्फाबेट जैसा एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखता है, तो आप बोलते हैं वाई शेप्ड दिखता है, बोलते नहीं बोलते हैं, बोलते हैं ना, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, ऐसा स्ट्रक्चर है, पढ़ेंगे हम लोग हेल्थ एंड डिजीज में। एग्जैक्टली उसी तरीके से जब आपसे पूछा जाए, यहाँ से जो ये धागा स्टार्ट हुआ था, डीएनए की बात कर रही हूँ, इसको जब आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, इसको जब आप दूर से देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा जैसे एक धागे में मोती पिरोए हुए हैं, बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। किसको बोला जाता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर? वन क्रोमेटीन को। किसको बोला जाता है? वन क्रोमेटीन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वन क्रोमेटीन को बोला जाता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये ऐसे कॉइल हुआ, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, फिर गया, एक धागा आपने निकाला, वन क्रोमेटीन। फिर आप क्या कीजिएगा, ये वन क्रोमेटीन है, दूसरा क्रोमेटीन है, तीसरा है, चौथा एंड सो ऑन। आपने क्या किया, पकड़ के इसका बंच बना दिया। दैट्स, ये क्या हो गया, ये क्रोमेटीन नेटवर्क हो गया। क्या हो गया? ये क्रोमेटिन, नेटवर्क हो गया। ये क्या हो गया? ये क्रोमेटीन नेटवर्क हो गया। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रोमेटीन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क, तो मैंने अभी क्या बोला कि अगर इसमें से एक धागे को आप निकालें, एक को, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगे अच्छा यहाँ पे एक मोती पिरोया हुआ है, फिर क्या है, ये दूसरा बीड है, फिर क्या है, ये तीसरा बीड है। हाँ, तो ये जो है क्या शो करता है, ये शो करता है बीड्स ऑन, हाँ वो ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये शो करता है बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग
लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा लगता है कि जैसे एक धागे में बहुत सारे मोती पिरोए हुए हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। अब क्वेश्चन का ऑप्शन दिया जाएगा, डीएनए को बोल रहे हैं, वन न्यूक्लियोसोम को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे मैं आपको वन क्रोमेटिन का एक अगर डायग्राम अवेलेबल है, ऐसे तो होगा ही होगा। वन क्रोमेटिन को जब आप लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसे भी दिखा रहा है बेचारा, ऐसे भी अवेलेबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको बोल सकते हैं कि कैसा अपीयरेंस शो करता है, ये बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस आपको दिखाने का काम करता है ना। तो बहुत सारे डायग्राम्स अवेलेबल हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी बता रहा है, यहाँ पे भी बता रहा है, और लिख दिया है इस बेचारे ने यहाँ पे। चलिए इसी को बात करते हैं। लिखा हुआ साफ नहीं दिख रहा है, ये लिख रहा है यहाँ पे बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग। यही मैं बोल रही हूँ कि इसने लिख दिया है यहाँ पे बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं जो इससे भी अच्छा हो। अच्छा है ये, बट पता नहीं क्यों क्लैरिटी नहीं है इसके पास। यहाँ तक समझने में कोई डाउट किसी को, क्लियर है ना, क्लियर है यस सबको? मैम, यस मैम। मैं ही लिख देती हूँ इसको लगा के, क्या दिमाग खपाना अपना। यहाँ भी लिख दिया कटा हुआ ऊपर में, चलिए ठीक है, काम चल जाएगा, आपको आ जाएगी बात समझ में। ये देखिए, इसी को जब आप दूर से देखेंगे तो आपको क्या नजर आएगा, ये आपके लिए शो करेगा बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्या शो करेगा आपको, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि एक आपने धागा लिया है, दूर से जब आप देख रहे हैं इसको, यहाँ पे देखिए लिख रहा है, ये पता नहीं क्यों कटा हुआ है ये ऊपर का, मैं दूसरा ढूंढ के लगा दूं, इसके यस मैम। पास अवेलेबल कहीं पे, बट ठीक है अभी समझाने के लिए सही है। एक थ्रेड है, फिर यहाँ पे एक बीड है, फिर थ्रेड गया, फिर एक बीड आया, फिर एक थ्रेड गया, फिर एक बीड गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर कौन शो करता है, डीएनए रिप्रेजेंट करता है, प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है, न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है, क्रोमेटिन रिप्रेजेंट करता है। फिर आप कंफ्यूज होते रहिएगा वहां पे बैठे बैठे। ये जो है ये क्या है, इसको ऐसा जो एक आपने यहाँ पे एक धागा आपने, हाँ एक जो यहाँ पे आपने धागा निकाला, दैट्स वन क्रोमेटिन। क्या है ये, वन वन क्रोमेट। क्रोमेटिन है। आपको यहाँ पे ये जो डायग्राम है ये वन क्रोमेटिन दिखाने की कोशिश कर रहा है, ये रहा वन क्रोमेटिन, ठीक है। और ये आपको बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखा रहा है। तो मोस्टली हर जगह पे आपको यही चीजें नजर आएंगी। लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन कैच कीजिएगा मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्रोमेटिन, वन न्यूक्लियोसोम, यूनिट ऑफ क्रोमेटिन क्या हो जाएगा, वन न्यूक्लियोसोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वन न्यूक्लियोसोम। वन न्यूक्लियोसोम। अब एक और इंटरेस्टिंग बात पे हम लोग चलते हैं, समझिएगा बहुत ध्यान से। मान लीजिए इसको देखिए, इस वाले की जो राइट बॉटम में यहाँ पे ये डायग्राम है, इसकी बात मैं कर रही हूँ। इसने बहुत साफ साफ बेचारे ने बता दिया कि ये रेड कलर का डीएनए है, ठीक है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अब ये बताया है यहाँ पे एक डीएनए, ऐसा ये मतलब थोड़ी इसका कि एक ही धागा है, यहाँ पे टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अवेलेबल हैं, उसमें कोई हाँ। तो टू स्ट्रैंड इसमें जो है डीएनए के दो स्ट्रैंड अवेलेबल हैं। तो क्या ये जो डीएनए आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या इसके पास नाइट्रोजनस बेसिस नहीं होंगे? यस और नो आंसर दीजिए। यस मैम। यस क्या नहीं मैम। होंगे? ये जो बॉन्डिंग बना रहा है, समझिएगा क्या बोल रही हूँ मैं, ये जो बॉन्डिंग बना रहा है तो ये इसमें होगा या नहीं होगा? यस मैम। बात समझ आ रही है मेरी? यस ये मैम। जो नाइट्रोजनस बेसिस का जो पेयर है और डीएनए
is composed of nucleotides, वो 2 polynucleotide chain। तो यहाँ पे जो दोनों चेन है, दोनों के बीच में तो होगा ना नाइट्रोजनस बेस सामने सामने बैठा हुआ, ठीक है? यस मैम। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। हाँ, यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या कहता है ये कि हाउ मेनी बेस पेयर्स, हाँ, हाउ मेनी बेस पेयर्स देखिए, आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियोसोम, मतलब एक न्यूक्लियोसोम की चारों तरफ परिक्रमा करने में और चक्कर लगाने में। यहाँ समझिए, इस डायग्राम से समझिए, अगर आपको नहीं समझ आ रहा वापस इस डायग्राम पे मैं रेफर कर रही हूँ, इसको देखिए। आपसे ये क्या पूछ रहा है कि अगर एक न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, तो इस एक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जो डीएनए की रैपिंग हुई है यहाँ पे, तो इसके बीच में नंबर ऑफ बेस पेयर तो होगा ही कुछ ना कुछ, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी का डेटा है 200, यानी कि वन न्यूक्लियोसोम में जो डीएनए की रैपिंग होती है उसमें आपको 200 बेस पेयर्स देखने को मिलते हैं। कितने बेस पेयर मिलते हैं आपको देखने को? 200। ठीक है। कई बार ऐसा होता है, जैसे अरुणिमा, मुझे याद नहीं है नाम उस लड़की का, आपकी बैच में एक लड़की थी, वो अभी तक लीव कर चुकी है शायद क्या नहीं है, नाम मैं भूल जाती हूँ, नाम मुझे भूलने में थोड़ी याद करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस लड़की ने कहा कि नहीं आप ना 200 गलत बोल रहे हैं, 150 होगा, ठीक है। यस मैम, वो इंटरनेट पे देखकर। हाँ, तो ये मतलब कुछ ऐसी वो डेटा बता के बहस कर रही थी मेरे से। तो वही चीज मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि जब आप क्या करते हैं, डेटा को सर्च करना स्टार्ट करते हैं, तो डेटा आपको बहुत सारे मिलते हैं। आप गूगल में सर्च कीजिएगा, हो सकता है कहीं पे 180 लिखा हो, 150 लिखा हो, लेकिन आप जब सीबीएसई ऑर्गेनाइज किसी एग्जाम को देने जा रहे हैं और आपके लिए जो टेक्स्ट बुक रेफर किया गया है, ठीक है, हम लोग उस डेटा को क्या करते हैं, फुल एंड फाइनल मानते हैं। तो अभी जो आपके नीट का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिएगा, ठीक है, तो उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, पहले मैं समझाऊं तो फिर मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। वहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाउ मेनी base pairs of DNA are present in 18 न्यूक्लियोसोम, 18 न्यूक्लियोसोम्स। कितना आसान है ना? लेकिन अब बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है तो वो कंफ्यूज कर जाएगा, बीच में पूछा जाता है, डेटा अलग होगा बस क्वेश्चन होगा, मिल जाएगा आपको, ढूंढ लीजिएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस बना दिए गए, कुछ भी मल्टीप्लाई करके, कुछ भी यहाँ पे करके, ठीक है। एक में ये 150 के हिसाब से कर रहा है, ठीक है, एक में क्या कर रहा है, जैसे मैंने आपको 200, वैसे समझिए वन न्यूक्लियोसोम जो है, वन न्यूक्लियोसोम कैरीज 200 बेस पेयर्स, so 18 nucleosomes will carry 200 into 18 is equal to 3600 बेस पेयर्स। क्लियर है ना? तो एक में मान लीजिए इसने 3 ऐसे 36, मोस्टली जो ऑप्शन से गुमराह करने के ऐसे कर देता है, एक में 360 कर दिया, एक में, दूसरे में क्या, तीसरे में क्या कर दिया 36,000। कई बार, अच्छा आप लोगों के साथ भी कई बार हुआ होगा, जब ऐसे जीरो वाले ज्यादा बैठे हुए देखते हैं ना, तो बच्चे कई बार कंफ्यूजन में ना इसमें टिक मारना हो तो इसमें टिक मार के आ जाते हैं, नोटिस करा आपने? यस मैम। एक में मान लीजिए आपको ये क्या करेगा, 200, एक में 150 के डेटा से आपको निकाल के दे दे, कुछ भी किसी भी तरीके से, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो डेटा जो आपको वहां पे फॉलो करना है वो एनसीईआरटी का डेटा फॉलो करना है। दूसरी गलती, दूसरी मिस्टेक, आप इस बात को याद रखिए, मैंने बोला वन न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जितने डीएनए स्ट्रैंड की रैपिंग होती है, दिस वन बेस पेयर बोला है मैंने, क्या बोला है? बेस पेयर। इसको सीधा कर दें, बेस पेयर का मतलब थायमिन है
तो एडेनिन होगा 1, कितना 1, साइटोसिन है तो गुआनिन है, बेस पेयर बोल रही हूँ मैं 2, तो ये 200 बेस पेयर है, तो बेसेस कितने होंगे 400, 400 ये बेस पेयर 200 है तो बेसेस कितने होंगे 400, 400। तो एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा एग्जाम में कि आपसे क्या पूछ रहा है, बेस पेयर पूछ रहा है या बेसेस पूछ रहा है ना। क्या पूछा जा रहा है आपसे, बेस पेयर पूछ रहा है, वो आपसे बेस पेयर का डेटा निकालना चाहता है या बेसिस का डेटा निकालना चाहता है। अगर वो बेसिस का डेटा देगा, अगर वो क्या देगा, तो क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर का मतलब 400 बेसिस होते हैं, तो 18 में तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे जो आपने 200 से मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे 400 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात आपको समझ आ रही है सारे बच्चों को? यस और नो रिप्लाई कर दीजिए। मेरी बात आ रही है? मैम एक बार फिर से बताइए। अच्छा ठीक है, देखिए ऐसे समझिए, मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि आप जब क्या करते हैं, ये 3 हटा देते हैं यहाँ से, वन न्यूक्लियोसोम लगा देती हूँ मैं, वन न्यूक्लियोसोम, ठीक है। यहाँ पे गैप नहीं है, मान लीजिए इसको उठाते हैं, ये कौन सा है, ये क्या कर रहा है, डीएनए का डबल स्ट्रैंड दिख रहा है, इसको उठाते हैं। चलिए समझिए, ये है आपके पास डायग्राम है ये, ठीक है। क्या दिक्कत है, इसको कहाँ रखा जा रहा है, कभी काम ही नहीं करता है, कभी कुछ ज्यादा ही काम करने लगता है। चलिए ठीक है, अब देखिए समझिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि फिर से देखिए, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है, ये क्या है, डीएनए का स्ट्रैंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो इसके बीच में बेस पेयर होगा या नहीं होगा? यस मैम। होगा ना, यस मैम। बेस पेयर होगा इसके बीच में। तो अगर ये यहाँ पे बेस पेयर्स अवेलेबल है, तो इस ये वन न्यूक्लियोसोम है, इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। नो मैम। ये गुच्छा किसका है, अमीनो एसिड्स का है। यस बंच अंदर जो घुसा हुआ है किसका है, अमीनो एसिड्स का है, ठीक है। और इसके चारों तरफ ये लिपटा हुआ कौन है, तो डीएनए है। कौन है, डीएनए है। तो भाई जब इस न्यूक्लियोसोम की शुरुआत हो रही है, तो ये कहीं से तो ये शुरू हो रहा होगा, कहीं पे तो खत्म हो रहा होगा ये, है ना, ठीक है। यस मैम। तो वन न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जो इस डीएनए की रैपिंग हुई है, ठीक है। तो ये डीएनए का जो स्ट्रैंड है, ये अपने पास 200 बेस पेयर्स कैरी करता है। बेस पेयर का क्या मतलब है, यहाँ पे अगर एडेनिन है तो ये थाइमिन के साथ बाइंड करेगा। फिर अगर मान लीजिए ये क्या है, यहाँ पे साइटोसिन है तो गुआनिन, तो इसको एक माना जा रहा है, इसको वन बेस पेयर माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है इसको, वन बेस पेयर। क्लियर है, क्या माना जा रहा है इसको, वन बेस पेयर। यस। तो अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि इस वन न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ जितने डीएनए की रैपिंग हुई है, ये 200 बेस पेयर्स कैरी कर रहा है। ये क्या कर रहा है, 200 बेस पेयर्स कैरी कर रहा है। तो क्या ये बोलना गलत होगा कि 200 बेस पेयर का मतलब है कि इसके पास टोटल 400 बेसेस होते हैं? अब है क्लियर? यस मैम। पेयर मतलब जोड़ा होता है ना, पेयर मतलब क्या होता है, पेयर मतलब जोड़ा होता है। तो हमने यहाँ पे 200 बेस पेयर लिखा है, तो अब जोड़ी को तोड़ दीजिए, टोटल का नंबर बताइए, तो 200 गुना 400 हो जाएगा। तो यही मैं आपको बोल रही हूँ कि आप जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे आप ध्यान दीजिएगा, वहां पे आपको इस छोटी सी चीज को ध्यान देना है कि वो क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहा है। क्या वो वहां पे आपसे बेस पेयर पूछ रहा है, तब तो आप 200 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर वो आपसे बेसिस पूछेगा, कहावत नहीं है जोश में होश खोना, बेस पेयर पूछ रहा, वो जानबूझ के ऑप्शन में आपको बेसिस वाला भी ऑप्शन दे देगा,
जैसे वो क्या करेगा, यस मैम। हाँ जैसे अभी मैंने यहाँ पे 3600 निकाला था, है ना, 18 में आपने 200 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। Yes, लेकिन वो क्या करेगा, 400 वाला जो डेटा है ये भी दे देगा आपको ऑप्शन में। तो कोई बच्चा ऐसा भी तो होगा, वो क्या करेगा, जल्दबाजी में उसको लगेगा अरे वाह ये तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना, वो क्या करेगा, ये 7200 वाले पे टिक करके आ जाएगा, बोलेगा नहीं नहीं हमने तो बिल्कुल सही किया है। वो यहाँ पे नोटिस करना भूल गया कि उससे बेस पेयर पूछ रहा है या बेसिस पूछ रहा है। हर बच्चे की ना फ्लुएंसी होती है, मतलब फ्लुएंसी का मतलब उसने अगर बेस पेयर के क्वेश्चन ज्यादा करे हैं, बेस पेयर के क्वेश्चन ज्यादा करे हैं तो उसको आदत होगी 200 से मल्टीप्लाई करने की। यस अब मैम। किसी बच्चे ने अगर बेसिस के क्वेश्चन ज्यादा करे हैं तो उसको आदत होगी 400 से मल्टीप्लाई करने की। बट आपको ये काम नहीं करना है, आप थोड़ा सा वहां पे ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है, क्या स्ट्रैटेजी इसके पीछे आ रही है, ठीक है। ये डायग्राम तो काफी खिचड़ी हो गया, अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तो मैं एक आप लोगों के लिए जो भी मैं सेंड करूंगी कभी भी, तो मैं एक ना सेव कर दूंगी आप लोगों के लिए। जो पैकेजिंग ऑफ डीएनए है इसके बाद वाले पेज पे इसी डायग्राम को अगेन दोबारा जो है, तो मुझे अच्छा लगा, ऐसे ही मैं ढूंढ रही थी पहले, मुझे मिला नहीं, अभी तो दिख गया अचानक से, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर देती हूँ, सही हो जाएगा फिर आपके लिए। और कोई डाउट किसी को इतने में से पूछ लीजिए। नो मैम, समझ गए अच्छे से। अब देखिए ये नेट का डेटा है, यहाँ क्या लिख रहा है, 146 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ऑफ डीएनए लिख रहा है ना, लिख रहा है नहीं लिख रहा? यस मैम। मैं यही चीज बोल रही हूँ कि ये जो यहाँ पे 146 146 का जो डेटा दे रहा है वो आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अभी फिलहाल जितने क्वेश्चंस बनाने हैं वो आपको 200 लिख के बनाना है। वो आपको क्या करना है, 200 मेंशन करके बनाना है अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। यस मैम। ये रही न्यूक्लियोसोम की बात, गायब नहीं हुआ यहाँ से। चलिए इस डायग्राम में कोई दिक्कत किसी को, बहुत सारे क्वेश्चन अभी निकल सकते हैं इसमें से। No, ma'am. बार बार रिपीट कर रही हूँ, चलिए अच्छा है, छोटा सा जो डाउट था पूछ लिया आप लोगों ने, मैं फिर बार बार रिपीट कर रही हूँ। कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसको कोई डाउट हो तो मेरे से क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन पूछूं, फटाफट आंसर करेंगे उधर से, यस मैम। यस है ना? मैम। चलिए ठीक है, नाम लेके मैं पूछ लेती हूँ बारी बारी से, वन बाय वन। माइक अनम्यूट करते जाइएगा उधर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। आकांक्षा से स्टार्ट करते हैं। वीना आज एब्सेंट है, नेटवर्क नहीं होगा उसका, नहीं तो एब्सेंट तो होती नहीं वो। चलिए आकांक्षा आप ये बता दीजिए कि वन न्यूक्लियोसोम का क्या मतलब है, एक लाइन में, व्हाट इज वन न्यूक्लियोसोम? मैम क्रोमेटिन। जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है मैं बता देती हूँ, एक न्यूक्लियोसोम के बारे में आप क्या बोल सकते हो, बस यही बोला मैंने एक लाइन में। वन न्यूक्लियोसोम के बारे में आपको बोलना है 8 अमीनो एसिड्स। नहीं, दोनों हो गया ना यहाँ पे, कि द यूनिट ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर which is surrounded or wrapped by strands of DNA, that one unit is known as one nucleosome। मान लीजिए आपको हिंदी में बोलने का मन है तो आप वहां पे बोलिए कि हिस्टोन ऑक्टामर की यूनिट जो है, एक यूनिट की बात हम कर रहे हैं, उसके चारों तरफ जो डीएनए की रैपिंग होकर एक यूनिट बनाने का काम करते हैं, दैट इज वन न्यूक्लियोसोम, ठीक है। बाकी बच्चों को भी क्लियर हो जाएगा। आयशा आवाज जारी है? आयशा आवाज जारी है? यस मैम। डीएनए का लेंथ कितना होता है, नॉर्मल लेंथ? डीएनए को अगर आप स्ट्रेच करते हैं उसका नॉर्मल लेंथ कितना होता है? 6 फीट। हाँ ठीक है, वेरी गुड। ये तो मैंने 10 बार बोला क्लास स्टार्ट करने के बाद। अनुप्रिया आवाज जारी है? यस। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेसेस होते हैं? 400। हाँ वेरी गुड, चलिए ध्यान दिया इसने। अरुणिमा, यस मैम। हिस्टोन को ऑक्टामर क्यों बोलते हैं? मैम बिकॉज इट कंटेन्स 8 अमीनो एसिड्स। हाँ ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। बाकी मैंने अरुणिमा तक पूछा है, बाकी जो दूसरे स्लॉट के जो बच्चे हैं फिर मैं आगे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताती हूँ, तो फिर मैं आपसे पूछना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, है ना? और एक और क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ आयुषी से। आयुषी, कौन सा स्ट्रक्चर बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस शो करता है विद इन माइक्रोस्कोप? क्रोमेटिन। हाँ वेरी गुड, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख रहे हैं फटाफट, है ना? तो ये पैकेजिंग ऑफ डीएनए में
मैं आपको ये बताना स्टार्ट करी थी। मैं अभी देखिए कितनी अच्छी बात है, मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैंने क्लास स्टार्ट करी है, मैंने लिखा कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ समझाया है जिसके बेसिस पे आप मुझे आंसर्स कर रहे हैं, है ना। तो मैं यही बोलती हूँ, बार बार रिपीट करती हूँ हर क्लास में कि समझने पे ज्यादा फोकस करना है आपको, तो सारे क्वेश्चंस क्वेरीज जो भी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होती चली जाती है। हमेशा हर जगह पे क्या लिखा जाता है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, यही चीज, यही प्रोडक्शन, यही आपसे हमेशा बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये तो रही क्वेश्चंस की बात। फटाफट से एक रफ वर्क देखिए। जैसे हम लोग गूगल अर्थ करते हैं ना, गूगल अर्थ का क्या मतलब है कि पहले हमने क्या किया, ऊपर से है ना एक एप्लीकेशन आता है फोन में, ये सर्कल बनाना था मुझे, ऐसा बन गया है, जाने दीजिए। पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे अर्थ आया, ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं उसमें इंडिया निकालते हैं, क्या करते हैं हम लोग उसमें इंडिया निकालते हैं, फिर क्या करते हैं हम उस इंडिया में से हम लोग बिहार ढूंढते हैं, जूम करके, बिहार में से जूम करके, मान लीजिए जैसे मैं पटना में हूँ, तो बिहार में से जूम करके क्या करते हैं, फिर पटना ढूंढते हैं, ठीक है। पटना को जब आप देखना स्टार्ट करते हैं तो गांधी मैदान जो है ना बीच का, ठीक है, ये ना बिल्कुल साफ साफ दिखता है, मतलब ये ना जैसे होता नहीं कि आप जब देखते हैं गूगल अर्थ तो ये बीच में ना ऐसे 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 करके बिल्कुल एक वेकेंट स्पेस का साफ नजर आता है, दिखता है क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। फिर हम लोग क्या करते हैं, उससे सड़क पकड़ते हैं, रोड पकड़ते हैं, जूम करते गए, उस सड़क को पकड़ते 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 हम फिर हम अपने घर तक गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैडम इस एग्जाम्पल का इस टॉपिक से क्या कनेक्शन है। तो इसका ये कनेक्शन है कि जैसे आपने यहाँ पे अपने एड्रेस का पोस्टमार्टम किया है ना अभी, कि कैसे आप उसको ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, इतना सबके पास दिमाग है, ऐसे ही हम लोग ढूंढना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर बाई रोड करते 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 फिर हम लोग जाते हैं, और फिर लोकेलिटी के अकॉर्डिंग तो जो चीजें हैं छोटी मोटी, अब तो खैर बहुत अच्छी फैसिलिटीज हो गई है, काफी बढ़िया दिखता है इसमें, तो वो हम लोग को पता चल जाता है, ठीक है। क्या बोलने का मतलब है इसका, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले स्टोरी सुनिए ध्यान से। ये सेल है आपकी बॉडी का, क्या है, सेल है। सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम, क्या है, क्रोमोसोम्स है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 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 क्रोमोसोम्स थे। इस क्रोमोसोम की जो सुपर कॉइलिंग आपने देखनी स्टार्ट करी, ऐसे 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 समय क्या था, सुपर कॉइलिंग था, ठीक है। फिर आपने देखा कि भाई ये जनाब इतने छोटे से कॉम्प्रेस्ड पोजीशन में कैसे बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर आपने देखा कि अच्छा यहाँ पे पता चल रहा है कि इसकी ना ऐसी सुपर कॉइलिंग हो रखी है। अब इस सुपर कॉइलिंग को आपने और जूम करके देखा थोड़ा सा, और जब जूम करके देखा तो आपको पता चला अच्छा यहाँ पे क्या है, ये क्या हो गया, वन न्यूक्लियोसोम है, क्या है, वन न्यूक्लियोसोम है, 2 है, 3 है, 4 है, मतलब इट्स वन क्रोमेटीन। ये क्या है, वन क्रोमेटीन है। क्या कर रहा है ये, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस शो कर रहा है, बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक अपीयरेंस शो कर रहा है। फिर आपने इसको और जूम करके देखा, आपने एक न्यूक्लियोसोम को उठा लिया, कैसे हम गूगल अर्थ करते हुए गए थे, पहले हम गए इंडिया ढूंढा हमने, फिर हमने उसमें बिहार ढूंढा, फिर हमने उसमें पटना ढूंढा, फिर हम और गए, तो हम इसको जूम करके देख रहे हैं कि भाई क्या है इसके अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या देखा, उसका वन न्यूक्लियोसोम को देखा, वन न्यूक्लियोसोम को देखा तो हमें क्या मिला, वहां पे बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिला, ठीक है। फिर ये जो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर मिला, इसको और ध्यान से देखा हमने, वन न्यूक्लियोसोम को हमने क्या करा, और ध्यान से देखा, तो हम लोगों को पता चला कि एक क्या है, यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन है, इसके चारों तरफ डीएनए की रैपिंग हुई है। फिर हमने इस प्रोटीन को बोला भाई ऐसा है, मुझे ना अभी डीएनए की डिटेल स्टडी करनी है, तुम थोड़ी देर के लिए साइड हो जाए यहाँ से, ठीक है। फिर हम लोग इस डीएनए के रिगार्डिंग बात करेंगे। इस डीएनए को हमने देखा तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है, ये जो डीएनए है यहाँ पे, दिस वन, आपने इसको और ध्यान से देखा, और जब ध्यान से देखा, इसको स्ट्रेट कर देती हूँ मैं आपको समझाने के लिए।
तो आपको पता चला कि ये क्या कर रहा है, बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ पेयर करके बैठा है। एडेनिन और थाइमिन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं और साइटोसिन और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से, बट जल्दबाजी में हम नहीं बनाते, उसको छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक एक यहाँ पे लिख के काम चलाते हैं। एडेनिन है तो थाइमिन से बाइंड करेगा, साइटोसिन है तो गुआनिन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, फिर हम हिस्ट्री भी एनालिसिस करना स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसा क्या हो गया जो ऐसे बैठ गया, बाकी कहाँ गए, बाकी इसमें कहाँ गए, डीएनए के स्ट्रक्चर में जो बाकी हम लोग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं, बाकी स्ट्रक्चर्स का क्या मतलब है, हम लोग जो यहाँ पे देखना स्टार्ट कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस भी है, शुगर भी है, फॉस्फेट भी है। जैसे इस डायग्राम की बात करते हैं, काफी साफ सुथरा डायग्राम, बहुत अच्छा डायग्राम है। ठीक है, एडेनिन थाइमिन के साथ बाइंड है, साइटोसिन गुआनिन के साथ बाइंड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अच्छा डायग्राम। बट शुगर फॉस्फेट को कहाँ साइड कर दिया हमने, बेचारे ऐसे भी नहीं है कि काम धाम नहीं है उनका, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है उनका। ठीक है, तो फिर जब हम लोग डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट करते हैं, फिर जब हम लोग क्या करते हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर को देखना स्टार्ट करते हैं, तो अब आप डीएनए की केमिस्ट्री में एंटर करने जा रहे हैं। अब आप क्या करने जा रहे हैं, डीएनए की केमिस्ट्री के अंदर आप एंटर करने जा रहे हैं। ठीक है, और ये अपने आप में काफी स्पेशल है। डीएनए जो है बहुत ध्यान से समझिएगा, हालांकि बुक में भी आपको दिया है इस तरीके से, नहीं दिया है तो भी आपको यहाँ से तो आ ही जाएगा समझ में एटलीस्ट। इस स्ट्रक्चर के थ्रू में बाकी जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। दैट इज कि आखिर जो अपीयरेंस है, कॉम्बिनेशन है, और कैसे किस तरीके से यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, शुगर का क्या होता है, फॉस्फेट का क्या होता है, कैसे ये सब जो है एक दूसरे के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है और अवेलेबल है। ठीक है, वहां पे नजर नहीं आ रहा था तो मैं इसको साइड करके दिखाते हैं, ये डायग्राम को बहुत ज्यादा आगे। चलिए ठीक है, अब एटलीस्ट दिख तो रहा है ना, उसको तो मैं जूम भी नहीं कर सकती थी। चलिए दिख रहा है एटलीस्ट, यहाँ पे नजर आ रहा है, बहुत बड़ी बात। समझा देती हूँ डायग्राम कहाँ बनेगा, यहाँ नहीं तो कहीं, कहीं नहीं तो कहीं तो नजर आएगा, है ना। केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिएगा अब इसको। अब क्या करना है आपको, डीएनए की केमिस्ट्री सीखनी है। क्या सीखनी है, डीएनए के रिगार्डिंग आपको इसकी जो केमिस्ट्री है वो सीखनी है। नाइट्रोजनस बेसिस के सिवाय, इसके सिवाय, नाइट्रोजनस बेसिस के सिवाय जब हम लोग यहाँ पे शुगर और फॉस्फेट, तो शुगर फॉस्फेट के लिए बैकबोन टर्म यूज करा है हमने। हर जगह पे आप क्या देखेंगे, शुगर फॉस्फेट के लिए हम लोग क्या करते हैं, बैकबोन टर्म को यूज करते हैं। नोटिस करा है आपने, जैसे देखिए यहाँ देखिए क्या है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ये शिफ्ट ही नहीं हो रहा। फिर मैं यहाँ से समझा दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ध्यान से समझिए, इस स्ट्रक्चर में क्या है, आमने सामने फेस करके, आमने सामने फेस करके, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा डायग्राम है। बिकॉज ये बेचारा ये भी दिखा रहा है कि हाउ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन साइटोसिन एंड गुआनिन। कैसे साइटोसिन और गुआनिन के बीच में यहाँ पे आपके पास क्या है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है, ये दिस वन। और आपको यहाँ पे ये भी दिखा रहा है कि कैसे एडेनिन और थाइमिन के बीच में यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड अवेलेबल है। ठीक है, ये तो रही नाइट्रोजनस बेसिस की बात। आपको क्या लगता है क्या है ये, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? अगर मैं येलो कलर, लाइट कलर है ये लेती हूँ, क्या है ये, गुआनिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। सब डिटेलिंग 311 क्लास में है। अलग बात है आप लोग बायोमोलिक्यूल्स भूल चुके होंगे तो मैं आपको फिर से एक बार कराऊंगी, बता दूंगी। बट ये जो स्ट्रक्चर्स है आप अभी इतनी बात दिमाग में रखिए, ये जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, ये क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे ये सब नाइट्रोजनस बेसिस के बेसिक स्ट्रक्चर है। ये सब क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस जो आपको दिखते हैं उन सारे नाइट्रोजनस बेसिस का बेसिक स्ट्रक्चर ये आपको शो करने का काम करता है। ठीक है, और कैसा बेसिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन की भी पोजिशनिंग को क्लियर करने का काम करता है। ठीक है,
उसको भी क्या करता है, ये क्लियर करने का काम करता है। और ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये लाइट ब्लू कलर, ये कहाँ से आ गया? ये तो मेरा भी बहुत दिमाग खराब कर रहा है। एक ढंग से लग नहीं रहा और दूसरा तीसरा पता नहीं कहाँ से आ रहा है अपने आप। ये अपनी मर्जी से लगता है काम कर रहा है। खैर कोई बात नहीं, थोड़ा सा और मैं समझा दूं आपको, फिर मैं असाइनमेंट क्वेश्चन लिखना। अच्छा मैंने होमवर्क कर दिया था ना, तो शायद वो 2 मिनट बाद फिर से बीच में से ब्लिंक कर गया। देखिए पहले आप ये बात समझिए, आमने सामने, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये थायमिन का स्ट्रक्चर है। व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? ये साइटोसिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ये गुआनिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ये थायमिन का केमिकल स्ट्रक्चर है। ये एडेनिन का है। और एडेनिन और गुआनिन 2 रिंग वाले स्ट्रक्चर हैं, और साइटोसिन और थायमिन जो है इनके पास यहाँ पे सिंगल रिंग प्रेजेंट है। दिख रहा है आपको? यहाँ पे क्या है, सिंगल रिंग अवेलेबल है इन दोनों के पास। ये जो है ये सब कुछ 11th में था, बट मैं फिर से आपको एक बार रिपीट कर दूंगी। तो मैं बेसिक सी बात बता रही हूँ कि क्यों हम लोग शुगर और फॉस्फेट को बैकबोन बोलते हैं। देखिए ये जो नाइट्रोजनस बेसिस है, ये तो आमने सामने मुंह करके बैठ गए ऐसे। सॉरी यहाँ 3 नहीं होगा, 2 ही होगा। यहाँ पे एडेनिन और थायमिन जो है यहाँ पे, इनके बीच में 2 ही होगा, ये नहीं होगा। मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। इसके बीच में 3 है, फिर इन दोनों के बीच में 2 होगा, फिर इन दोनों के बीच में 3 है। लेकिन आपने क्या किया, आप सीढ़ी बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, लैडर बना रहे हैं। इधर कहानी समझिए, आपने लैडर बनाने के लिए क्या करा, एक स्टेप लिया, दूसरा स्टेप लिया, मतलब एडेनिन को थायमिन के साथ जोड़ा, साइटोसिन को गुआनिन के साथ जोड़ा, फिर आपने एडेनिन को थायमिन। बट व्हाट अबाउट द कनेक्शन बिटवीन दीज स्टेप्स? आप जो सारे नाइट्रोजनस बेसिस को जोड़ दिया आपने यहाँ पे बैठे बैठे, तो चेन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो तब बनेगा ना जब इन सब जनाब को भी आपस में जोड़िएगा। मेरी बात समझ आ रही है? अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या होता है, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ आपने यहाँ पे एक शुगर ऐड करा है, दैट इज डीऑक्सीराइबोस शुगर, और ये आपने फॉस्फेट जोड़ा है। तो तब जाके आपको यहाँ ये डायग्राम में एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगी आपको, अगली क्लास स्टार्ट करने के पहले 50 बार बोलूंगी, तब जाके आपको ये चैप्टर का एप्लीकेशन समझ आ रहा है। तो ये जो है ये 1 न्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? 1 न्यूक्लियोटाइड है। तो क्योंकि जब नाइट्रोजनस बेस आमने सामने फेस करके बैठे होते हैं, तो शुगर और फॉस्फेट उसके बैक साइड में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं शुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? शुगर फॉस्फेट बैकबोन बोलते हैं, ठीक है। और ये तो खैर आपको नाइट्रोजनस बेसिस कलर यहाँ पे मेंशन कर रहा है, ठीक है। अब एक और चीज, बहुत टाइप के डीएनए होते हैं, आगे जाके आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, बी टाइप ऑफ डीएनए, जेड टाइप ऑफ डीएनए, ऐसे ऐसे करके, ठीक। एक यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, डीएनए ने ऐसे करके टर्न करा, क्या करा इसने? टर्न किया। तो डीएनए के एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं। डेटा नोट कर लीजिए, मैं इस पे क्वेश्चन दे दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो 5 टर्न में कितने होंगे? 50। 10 से गुना कर दीजिए, है ना। असाइनमेंट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करूं मैं? असाइनमेंट यस मैम। मैम एक बार फर्स्ट क्या बता दूं? आकांक्षा, पेज, एक बार फर्स्ट पेज लाइए थोड़ा सा, अच्छा लीजिए, जिसमें एक बार नोट करवाए थे। हाँ बस एक ही लाइन मैंने ये लिखा था। यस मैम। मैंने कुछ लिखा नहीं आज की क्लास में, सिर्फ आपको एक्सप्लेन करा है। तो आप यहाँ पे एटलीस्ट कॉन्सेप्ट की भी इम्पोर्टेंस समझ रहे होंगे, है ना। कॉन्सेप्ट यस मैम। कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, ऐसा भी नहीं है कि आपने कुछ नहीं मतलब पढ़ा और समझा नहीं तो आप सिर्फ रट के या सैंपल पेपर से काम चला लेंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। अब मैं इसका डिवाइस का ये कट कर देती हूँ, क्योंकि टाइप करूंगी तो ये खटखट आप लोगों को आवाज जाएगी। इसको बंद कर देती हूँ। मैम
चलिए, आवाज जा रही होगी आपको यस मैम मेरे साथ साथ आप लोग नोट करते चले। हाँ हाँ बोलिए। मैम वहाँ पर उस स्ट्रक्चर में जो वहाँ अरुणिका बोल रहे हैं कुछ, एडेनिन बोलिए। का शुगर और फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलकर जब वो एक न्यूक्लियोटाइड बना था मैम, उसी को ना एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बोलेंगे। हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो है न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड सब डिफरेंशिएट करेंगे ना, उसी को ही बोलेंगे। एक फॉस्फेट जुड़ा तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, बिल्कुल, है ना। चलिए, जैसे एक मैंने एडेनिन का स्ट्रक्चर दिखाया, फिर उसमें मैंने एक फॉस्फेट जोड़ा, फिर मैंने एक शुगर जोड़ा, ऐसे करके मैं आपको बताऊंगी काफी डिटेलिंग। ये तो 5th जो चला था ना 1 महीना, उससे भी ज्यादा टाइम लेगा। हाँ, इसके बाद 6 चैप्टर खत्म होने के बाद फिर आप मुझे जितने दिन के अंदर बोलेंगे उतने दिन के अंदर आपका 12th का सिलेबस हो जाएगा। लेकिन 5th और 6th ये 2 चैप्टर जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 11th 12th कंप्लीटली चैप्टर 5 और चैप्टर 6 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए उसकी कोई टेंशन है नहीं, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग यहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। आंसर भी मैं साथ के साथ बताती चल रही हूँ, उसके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको क्या हो गया, नहीं तो लिख ही दूंगी, और क्या। चलिए, नहीं आ रहा तो मैं लिख ही देती हूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन लिखिए। हाउ मेनी base pairs how many base pairs are present in 5 turns of DNA। क्वेश्चन आया समझ में, आंसर दीजिए। 5 turns of DNA, एक में 10 होता है तो 5 में 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। हाँ, बेस पेयर्स है यहाँ पे। चलिए, अगला क्वेश्चन लिखिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड by the term nucleosome? थर्ड क्वेश्चन लिखिए। mention the length of stretched DNA। फोर्थ क्वेश्चन लिखिए। why is the histone protein referred as octamer? Because it contains 8 amino acids।
क्यों बोलते हैं इसको ऑक्टामर? बिकॉज इट कंटेन्स 8 अमीनो एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 5th क्वेश्चन। वीना, आपको कोई नेटवर्क एरर था क्या आज? आवाज जा रही है? काफी लेट कनेक्ट हुए आप। नेक्स्ट लिखिए। तो मैम एक्चुअली मेरे फोन खराब हो गया ना, तो लैपटॉप से कनेक्ट कर रही थी। विच? लैपटॉप भी नहीं चल रहा था, फिर दूसरे का लैपटॉप में। अच्छा अच्छा, विच? अच्छा अच्छा, देखिए कितने कॉन्शियस है ये। चलिए ठीक है, बन जाएगा आपका, बनवा लीजिए उसको। विच स्ट्रक्चर, which structure poses, which structure poses beats on a string, क्रोमेटिन हो जाएगा इसका आंसर। beats on a string like appearance। नेक्स्ट लिखिए, how many bases are present, how many bases are present in नाइनटीन न्यूक्लियोसोम्स। बेसेस है ये, ठीक है, नॉट बेस पेयर्स। 7th क्वेश्चन लिखिए। ठीक है, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट लिखिए, why the components of, why the sugar and phosphate, why the sugar and phosphate components of DNA are called as बैकबोन। क्योंकि अभी मैंने स्ट्रक्चर डिटेल में आपको समझाया नहीं है, तो बहुत डिटेल में आपको नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे बस ये लिख देना, बिकॉज ऑल द न्यूक्लियोटाइड्स आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर while sugar and phosphate are responsible for formation of whole polynucleotide chain। एक्चुअली में देखा जाए तो उसके बैक में रहते हुए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करने का काम यही करता है। यहाँ पे स्टॉप हो गया था। Why the sugar and phosphate components of DNA are called as backbone। 8th क्वेश्चन लिखिए। Which component, which component of nucleosome, which component of nucleosome contains एमिनो एसिड्स। सही नहीं होगा, मैं यहाँ पे 8 अमीनो एसिड्स इसलिए लिख रही हूँ, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, आगे जाके मैं बताऊंगी।
विच कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोसोम कंटेन्स, तो मैं 8 कर देती हूँ। अब इसका आंसर हिस्टोन हो जाएगा, 8 अमीनो एसिड्स, हिस्टोन हो जाएगा आंसर। NHC प्रोटीन्स बोला जाता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं इसमें, बट मैंने अभी नहीं बताया आपको। बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत। मैम आप चलिए 9th क्वेश्चन लिख लीजिए। नेम द स्पेसिफिक structure, name the specific structure which is called as unit of inheritance। क्या होगा इसका आंसर? जीन। एंड विच आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स, तो ये आपको लिख लेना वहां पे, ठीक है। चलिए चैप्टर 5 से था, लेकिन यहाँ से लिंक कर रहा है। 10वां क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ base pairs in 72 न्यूक्लियोसोम्स। मैंने बेस पेयर पूछा है, पहले मैंने बेसिस पूछा, ठीक है, हो गया बस आसान है। 10 क्वेश्चंस कीजिए ये, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं मैंने सीखा है आज की क्लास में, कुछ ना कुछ बेनिफिट भी होगा आप लोगों को, है ना। इसमें से किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिए मेरे से, नहीं ना, कोई डाउट तो नहीं होगा किसी को।